हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, जब हम शेयर्स को डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो उनकी जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो उस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम शेयर्स को अपार्ट फ्रॉम कैश, यानी कि जब कंसिडरेशन अदर देन कैश हो और तब इशू करते हैं, तब क्या जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। और फिर हम बात करेंगे ईसॉप्स के बारे में, जिसको हम एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान कहते हैं। ये क्या होता है और इसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं। और एंड में हम बात करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में कि ये क्या होती है और इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस समझेंगे। और अल्टीमेटली कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से केस होते हैं जब हमें शेयर्स इश्यू करने पड़ सकते हैं व्हेन कंसिडरेशन वुड बी अदर देन कैश। There are instances where a company enters into an arrangement with the vendors from whom it has purchased assets, whereby the latter agrees to accept the payment in the form of fully paid shares of the company issued to them. तो देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, कुछ एसेट्स खरीदते हैं। ठीक है, कंपनी ने कुछ एसेट्स खरीदे, उसकी पेमेंट करनी है। अब इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश, व्हाट कंपनी कैन डू इज कंपनी कैन इशू सर्टन फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो जब हम इस तरह फुल्ली पेड अप शेयर्स के थ्रू पेमेंट करते हैं, देखिए, अगर उसकी फेस वैल्यू सपोज 100 है और हम उसको 100 पे ही इशू करना चाहते हैं, तो नेचुरल सी बात है, अगर हम एक शेयर उसको फुल्ली पेड अप इशू कर रहे हैं तो उसको 100 रुपीज़ की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, उसके बदले हमने उसको 100 रुपीज़ का शेयर दे दिया। तो जितनी भी हमने उसको पेमेंट करनी है, उतने नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम उसको दे दें इक्विवेलेंट वैल्यू के, तो वो पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरह की पेमेंट्स को हम कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, हमने इक्विटी शेयर इशू किया लेकिन उसके बदले में कैश नहीं लिया, उसके बदले में हमने कोई एसेट लिया हुआ था जिसकी पेमेंट हमने इक्विटी के थ्रू कर दी। क्लियर? नॉर्मली नो सच कैश इज रिसीव्ड फॉर इशू ऑफ शेयर्स। तो इस तरह के केसेस में जनरली हम कैश नहीं लेते हैं। These shares can also be issued either at par, at premium, or at discount, and the number of shares to be issued will depend upon the price at which the shares are issued and the amount payable to the vendor. मतलब ये जो शेयर्स हैं वो हम पार पे भी इशू कर सकते हैं। पार का मतलब है फेस वैल्यू उसकी 100 है और हमने 100 रुपीज़ के हिसाब से ही इशू किया। प्रीमियम पे भी कर सकते हैं। प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में फेस वैल्यू 100 है लेकिन हम इशू कर रहे हैं सपोज़ 110 पे। मतलब हमने एक शेयर के बदले में ₹110 की वैल्यू लगाई है, तो हम अकॉर्डिंगली पेमेंट करेंगे। और अगर हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने सपोज़ 100 की बजाय 90 पे इशू किया, तो पेमेंट अकॉर्डिंगली होगी। पेमेंट का मतलब होगा नंबर ऑफ शेयर जो हम इशू करेंगे वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि हम एक शेयर की वैल्यू 100 मानते हैं, 110 मानते हैं या 90 मानते हैं। तो जितनी हम ज़्यादा वैल्यू मानेंगे उतने हमें शेयर्स कम देने पड़ेंगे और जितनी हमारी वैल्यू कम मानेंगे उतने हमें शेयर्स ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि अमाउंट तो हमें सेम ही देनी है। क्लियर हो गया? नाउ द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू द वेंडर विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब उसको कितने शेयर कर देने हैं उसके लिए ये इक्वेशन है, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। नाउ अमाउंट पेबल मतलब जितने हमने उसको पैसे देने, सपोज हमने उसको देने हैं 1,00,000 रुपीज़। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अब अगर तो हम इशू प्राइस 100 मान रहे हैं, मतलब उसकी फेस वैल्यू 100 है और हम 100 के हिसाब से ही उसको इशू कर रहे हैं, तो ये डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो हमें शेयर्स कितने इशू करने हैं, 1000। लेकिन अगर यही वैल्यू हम 110 मानते हैं तो ये 110 से डिवाइड होगा, ये तो ये शेयर्स आपके 900 समथिंग हो जाएंगे। और सिमिलरली अगर ये 90 कर देंगे हम लोग तो ये 1000 से ज़्यादा हो जाएंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, राहुल लिमिटेड परचेज्ड बिल्डिंग फ्रॉम हांडा लिमिटेड for rupees 5,40,000 and the payment is to be made by the issue of shares of rupees 100 each. The number of shares to be issued shall be worked out as follows in different situations. अब हमने 5,40,000 का एसेट खरीदा है, बिल्डिंग खरीदी है राहुल लिमिटेड ने। अब उन्होंने 100 शेयर्स के हिसाब से पेमेंट करनी है। नाउ अगर व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, मतलब 100 को हम 100 के हिसाब से ही दे रहे हैं, तो हमने पेमेंट करनी 540, तो 540 डिवाइडेड बाय 100 यानी 5,400 शेयर्स हम उसको देंगे। लेकिन यही अगर हम इसको शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पे 20% के,
तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 120 शेयर के वैल्यू की, यानी कि हम 120 के हिसाब से इशू करेंगे, तो हम 5,40,000 को 120 से डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारे शेयर्स आ जाएंगे 4,500। तो देखिए जब हमने अपनी शेयर की वैल्यू बढ़ा दी तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स 4,500 हो गए। जब इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 100 रुपीज़, तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स थे 5,400 रुपीज़। नाउ द जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डेड फॉर द शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इन अबव सिचुएशंस विल बी एज फॉलोज। तो जो हमारा नॉर्मल जर्नल का प्रोसीजर होता है वैसे ही हम फॉलो करेंगे हर एंट्री को देखते हुए। अब इस केस में क्या है, हमने एसेट परचेज किया, तो नेचुरल से बात है पहली हमारी एंट्री होगी एसेट अकाउंट की, जो बिल्डिंग परचेज करी है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगी 5,40,000 से, और हम उसको पेमेंट करनी है तो हांडा लिमिटेड जिससे हमने परचेज करी है उसका अकाउंट हमने कर दिया क्रेडिट, तो ये हमारा क्रेडिटर हो गया, हमें इसको पेमेंट करनी है। अब हम जब पेमेंट करेंगे तो इसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट, तो ये खत्म हो जाएगा और उसके बदले में हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, तो जब हमने 100 की वैल्यू 100 के हिसाब से की तो हमारी 5,40,000 वैल्यू थी और हमारे नंबर ऑफ शेयर्स थे 5,400। ठीक है, तो हमने हांडा लिमिटेड को डेबिट किया और ये अकाउंट क्लोज कर दिया और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और यही अगर हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं 20% के, तो हमारी वैल्यू 120 पर शेयर के हिसाब से 4,500 शेयर्स हो जाएंगे। तो हमने अगेन हांडा लिमिटेड को 5,40,000 से डेबिट कर दिया, तो इसका अकाउंट क्लोज हो गया। अब जो इस केस में शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा वो होगा इसके हिसाब से 4,500 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि फेस वैल्यू तो 100 है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 4,50,000 से, और जो बैलेंस हमने इशू किया है 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से वो हमारा है प्रीमियम। तो उसके लिए जो हमारा अकाउंट है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, उसको क्रेडिट कर देंगे फॉर द बैलेंस अमाउंट ऑफ 90,000। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 4,500 90,000 आ गया। तो दिस इज हाउ वी विल डू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन केस शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डाउट किसी भी तरह का हो तो कमेंट कॉलम में डाल सकते हैं। अब चलते हैं एक नई एग्जांपल की तरफ। जिंदल एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीन फ्रॉम हाई लाइफ मशीन लिमिटेड फॉर ₹3,80,000। As per purchase agreement, 20,000 were paid in cash and balanced by issue of shares of rupees 100 each. What will be the entries passed if the shares are issued at par at 20% premium? अब देखिए 3,80,000 की एक मशीन परचेज करी है, उसमें से 20,000 कैश दे दिए हैं, मतलब 3,60,000 की अब हमारे बैलेंस पेमेंट बची है, जिसको हम शेयर्स के थ्रू इशू करेंगे। अगर एट पार करेंगे तो नेचुरल सी बात है हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो 3,600 होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 360 हो जाएगा। बट अगर 20% प्रीमियम पे करेंगे तो प्राइस 120 हो जाएगा, तो इसको 120 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएंगे 3,000 शेयर्स। ठीक है, तो 3,000 पर शेयर हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा और बैलेंस जो है 600 रुपीज़ पर शेयर वो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा प्रीमियम के केस में। ठीक है, तो चलिए जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कितने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं वो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, 3,600 और 3,000 इन बोथ द केसेस। अब एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमने मशीन परचेज की 3,80,000 की, तो हमने 3,80,000 से मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब इसमें से 20,000 की पेमेंट हो गई है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया 20,000 से, और बैलेंस अमाउंट से हमने हाई लाइफ मशीन लिमिटेड का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ये हमारे क्रेडिटर बन गए। अब जब शेयर्स आर इशूड एट पार, तो अब पूरी की पूरी पेमेंट जाएगी, तो हाई लाइफ मशीन लिमिटेड का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 360 से और क्रेडिट हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट विद द सेम अमाउंट। तो ये तो होगी एंट्री जब हमने एट पार इशू किया। जब हमने एट प्रीमियम इशू किया तो अभी हमने डिस्कस किया कि 3,000 शेयर्स इशू होंगे एट ₹120 पर शेयर। ठीक है, अब इसमें से हाई लाइफ मशीन लिमिटेड का अकाउंट तो 360 से डेबिट हो जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा ओनली विद 3,00,000 क्योंकि 3,000 शेयर्स इशू हैं, और बैलेंस अमाउंट हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दी 60,000। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। कई बार कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन देती हैं कि वो चाहे तो उस कंपनी के शेयर्स कुछ सस्ते रेट पे ले सकते हैं, तो उसको हम ईसॉप्स कहते हैं। अ कंपनी में ऑफर ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय डायरेक्टर्स टू सब्सक्राइब शेयर्स ऑफ द कंपनी एट लोअर देन इट्स मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू एट ए फ्यूचर डेट। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन दी जाती है
ठीक है, ऑप्शन देने का मतलब है कि आपको जो मार्केट रेट है, सपोज किसी कंपनी के शेयर का मार्केट रेट 100 चल रहा है, कंपनी आपको ऑप्शन देती है आप 80 रुपीज़ में उसको खरीद सकते हैं। वो क्यों दे रही है? क्योंकि आप उसके एम्प्लॉई हैं और आप उसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं या एम्प्लॉई डायरेक्टर हैं, तो आपको कुछ डिस्काउंटेड रेट पे स्टॉक देने की बात हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इट इज़ नोन एज एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, शॉर्ट में ईसॉप वर्ड यूज़ किया जाता है। It being an option granted by the company, an employee may or may not exercise the right to subscribe. अब जैसे मैंने बताया ये ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब ये होता है कि ये ऑप्शनल है। अगर वो चाहे तो वो ले सकता है, एम्प्लॉय जो भी है ये शेयर्स लेस रेट पे बाय कर सकता है, चाहे तो इग्नोर कर सकता है। ठीक है, मतलब ये कंपल्शन नहीं है, एक ऑप्शन है। बट जनरली क्योंकि ये बेनिफिशियल ऑप्शन है, मार्केट से सस्ती चीज़ मिल रही है, तो आप उसको सस्ते रेट पे लेके हाई रेट पे सेल कर सकते हैं। तो नॉर्मली एम्प्लॉइज़ प्रेफ़र करते हैं ईसॉप्स को। अब बारी आती है कि कंडीशंस क्या है? अगर कोई कंपनी ईसॉप इश्यू करना चाहती है, तो उसके लिए उसको कुछ कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। वो क्या-क्या है? दीज़ शेयर्स आर ऑफ द सेम क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इश्यूड। तो पहली बात ये है कि ये शेयर वही हो सकते हैं जो ऑलरेडी इश्यूड हैं। इशू इज़ ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। तो ये जो इशू होगा उसको स्पेशल रेज़ोल्यूशन से पास करवाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कम आउट विद द ईसॉप। द रेज़ोल्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर्स, द करंट मार्केट प्राइस, consideration, if any, and the class or classes of directors or employees to whom such equity shares are to be issued। तो ये जो रेजोल्यूशन पास होगा इसमें ये सारी चीज़ें होंगी कि कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे, करंट मार्केट प्राइस क्या लिया गया है इस पर्पज़ के लिए, कंसिडरेशन क्या ली जाएगी मतलब कितने में दिया जाएगा, क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर मतलब किस तरह के लोग डायरेक्टर्स को या किस तरह के एम्प्लॉयज़ को, जैसे एम्प्लॉयज़ की इंटरनल कैटेगराइजेशंस होती हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है? तो उन कैटेगराइज़ेशन में से किन-किन कैटेगरीज़ ऑफ एम्प्लॉइज़ के ये शेयर इश्यू किए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस रेज़ोल्यूशन में डिफाइंड होती हैं। Not less than 1 year has at the date of issue elapsed since the date on which the company had commenced business। इसका सिंपल मतलब ये है कि कंपनी जब बिज़नेस स्टार्ट करती है तो कम से कम 1 साल के बाद ही, ठीक है? 1 साल के बाद ही आप ये ईसॉप ला सकते हैं। Next, these shares are issued in accordance with SEBI regulations if the shares are listed। तो अगर तो ये शेयर्स लिस्टेड हैं मतलब किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं जैसे एनएसई या बीएसई पे, तो फिर सेबी की रेगुलेशंस पूरी माननी पड़ती हैं। बट अगर ये अनलिस्टेड शेयर्स हैं मतलब अभी तक पब्लिक को नहीं दिए, तो थोड़ी सी कंडीशंस रिलैक्स्ड होती हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ईसॉप्स क्या होते हैं और ये इशू करने के लिए कंपनीज को क्या-क्या रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एज द नेम सजेस्ट क्या होता है कि प्राइवेटली अपने शेयर्स इशू किए जाते हैं। प्राइवेटली शेयर इशू करने का मतलब है कि हम जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हम कुछ रिनाउंड या कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और उनको अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं और उनको ही अपने शेयर्स इशू करते हैं। ठीक है, a private placement of shares is a method of raising capital by selling stock directly to a select group of pre-identified investors such as institutional funds or high net worth individuals rather than offering them to the general public। ठीक है, क्लियर हो गया कि जनरल पब्लिक को हम ऑफर नहीं कर रहे हैं। जब हम जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं तो वो इशू आता है, ठीक है, जनरल इशू। लेकिन ये जो है ये प्राइवेटली प्लेस करने का मतलब है हम कुछ लोगों के पास, ज़्यादातर कौन से लोग होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या जिनके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं और उनसे डायरेक्ट पैसा लेते हैं। एन ऑफर कैन बी मेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 200 पीपल पर फाइनेंशियल ईयर। अब जब हम कहते हैं कि हमने पब्लिक को नहीं दिया लेकिन हमने इंडिविजुअल्स के पास जाएंगे, तो वो कितने इंडिविजुअल्स के पास आप मैक्सिमम जा सकते हैं, वो है 200 पीपल। मतलब 200 तक हम पब्लिक नहीं मानते हैं। अगर 200 से ज़्यादा लोगों के पास अगर आप जाएंगे देन इट विल बी ट्रीटेड एज कि यू हैव गॉन टू द जनरल पब्लिक। तो 200 तक आप ऑफर कर सकते हैं, 200 पीपल तक। अब शेयर्स के नंबर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है कितने लोगों के को आपने अप्रोच किया है। सो इट कैन नॉट बी टू मोर देन 200 पीपल for each type of security excluding qualified institutional buyers and ESOPs, employees holding stock options।
ठीक है? तो जितने भी हम ये 200 लोग कह रहे हैं, इसमें से हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं उनको और ईसॉप होल्डर जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको अलग कर लेंगे। मतलब इनको हम काउंट नहीं करेंगे, 200 पीपल की लिमिट जब हम काउंट करेंगे। पब्लिक मार्केटिंग, मीडिया रिलीजेस और जनरल सॉलिसिटेशंस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब क्योंकि ये प्राइवेट प्लेसमेंट है तो आप अपना इसको ऐड नहीं कर सकते, पब्लिक मार्केटिंग नहीं कर सकते, कहीं शो नहीं कर सकते कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं या हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है। The offer is personal to the named investor and carries no right of transfer और renunciation to anyone else। तो ये जो इसका मतलब ये है कि हमने जो ऑफर किया है वो उन 200 लोगों को स्पेसिफिकली किया है, वो आगे इस ऑफर को किसी और को पास ऑन नहीं कर सकते हैं। ठीक है? द बोर्ड अप्रूव्स द लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स फॉलोड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो इसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है शेयर होल्डर्स की तरफ से, और बोर्ड अप्रूव करता है एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स की लिस्ट को कि किन किन लोगों को हम ये ऑफर करने जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन मनी मस्ट कम थ्रू लीगल बैंकिंग चैनल्स एंड अलॉटमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज। तो जब हम इस तरह के ऑफर करते हैं तो हमें कैश में नहीं लेना है पैसा, इट हैज़ टू कम थ्रू लीगल बैंकिंग चैनल्स, मतलब अकाउंट्स के थ्रू पैसा आना चाहिए और इसकी अलॉटमेंट विद इन 60 डेज आपको कंप्लीट करनी होती है। ठीक है? तो आई होप अब आपको प्राइवेट प्लेसमेंट भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में छोटी सी वीडियो थी, इसमें हमने बात करी कि शेयर्स अगर हम अदर देन कंसिडरेशन ऑफ कैश इशू करते हैं तो एंट्रीज क्या होती हैं। फिर हमने बात करी कि एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है और उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं। और फिर हमने बात करी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है और उसको इशू करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। और हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को समझने भी की कोशिश करी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।